नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारी एक खास पेशकश है बिहार चुनाव की डायरी, जिसमें हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। रवि जी, बिहार में इस वर्ष चुनाव होने हैं और कोरोना काल को देखते हुए जो चुनाव को लेकर एक मौसम, एक माहौल बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाया है। लेकिन पीछे अमित शाह जी ने एक डिजिटल रैली की थी और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री जी ने भी, उन्होंने भोजपुरी और मैथिल में ट्वीट भी किया गया, जिसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कोरोना में लोगों की स्थिति का ध्यान न रखते हुए कोरोना का भी इस्तेमाल कर रही है और वो चुनाव की तैयारियों में लग गई है। विपक्ष ने जब ये आरोप लगाया तो कुल मिलाकर ये समझ में आया कि जाने अनजाने, घोषित अघोषित रूप से चुनाव की तैयारी हो गई है और पिछले 2-4 दिनों में जिस तरीके से गतिविधियां शुरू हुई हैं बिहार में, तो लग रहा है कि अब राज्य धीरे धीरे कोरोना से हटकर कहीं ना कहीं चुनावी मोड में आने की तैयारी कर रहा है। आपका क्या कहना है इस स्थिति पर? अतुल जी, आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि बिहार अब कोरोना से जो लड़ाई चल रही है वो अपनी जगह है, लेकिन चूंकि नवंबर में कार्यकाल विधानसभा का, मौजूदा विधानसभा का खत्म होना है, तो जाहिर है कि अब चुनावी तैयारियों में सभी पार्टियां भी लग गई हैं वहाँ की, और चुनाव आयोग भी ने भी बिहार चुनाव के शेड्यूलिंग पे कुछ कुछ ध्यान देना शुरू किया है। वहाँ जो 3-4 साल से ज्यादा तैनात अफसर हैं उन्हें हटाने को कहा गया है। तो अब मुझे लगता है कि जल्द ही कोई कार्यक्रम या बिहार विधानसभा चुनाव के भविष्य को लेकर चुनाव आयोग भी अपनी स्थितियां जल्द ही स्पष्ट कर देगा। और बिल्कुल सही कहा आपने कि केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो डिजिटल रैली की, उसके साथ ही एक तरीके से हम कहें कि बिहार में चुनाव का आगाज हो गया और विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी अपनी मुहिम तेज कर दी है। और इसके साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो चुनाव के समय में, चाहे राज्यों के चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, जो दूसरी पार्टियों के असंतुष्टों का दूसरी पार्टियों में जाने आने का सिलसिला है, वो भी बिहार में कुछ तेज हुआ है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो है एक तरीके से स्विच ऑन हो गया है सभी पार्टियों का। ये जो इस बार का चुनाव है, 1 महीने में रवि जी दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि जो वर्तमान गठबंधन है वो पिछली बार चुनाव मिलकर नहीं लड़ा था, तो कहीं ना कहीं जो सीटों का समझौता हुआ होगा उस समय, क्योंकि आप साथ नहीं लड़े थे, विरोध में लड़े थे, तो आप कैसे देखते हैं कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो किस प्रकार से ये जो अपना एनडीए का जो गठबंधन है, जेडीयू जिसमें है और बीजेपी है, एलजेपी है, ये लोग किस प्रकार से इसका तालमेल करेंगे, ये देखना भी थोड़ा दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है? बिल्कुल अतुल जी, ये बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। और जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय भी कहीं ना कहीं एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनसे बीजेपी सीधे बात कर रही है और जेडीयू भी उन्हें मनाने के पूरे पक्ष कवायद करने में जुटी हुई है। जो हमें खबर मिल रही है कि जैसा कि हमेशा एलजेपी का या जो छोटे घटक दल होते हैं किसी गठबंधन का, चुनाव के समय जिस तरह से वो कोप भवन में बैठते हैं, रूठते हैं कि सीटें कुछ बढ़वा ली जाएं, तो बिल्कुल वही रवैया इस समय चिराग पासवान जो है कोप भवन में, अंधेरे कोप भवन में अपना चिराग जो है, महत्वाकांक्षा का जो चिराग है, अपना सियासी चिराग है, वो जला के बैठ गए हैं। और वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस बार सीटें झटकने का मौका मिल जाए। देखिए, चल ये रहा है कि जैसा कि आपने बताया, लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से बिहार लोकसभा से जो 40 सीटें आती हैं, तो बंटवारा जो हुआ था वो इस तरह हुआ था कि बीजेपी को 17 सीटें मिली थी, जेडीयू 17 सीटों पर लड़ी थी और 6 सीटों पे चिराग पासवान की एलजेपी चुनाव लड़ी थी। तो बीजेपी चाहती है कि बराबर बराबर 17-17 पर जो फॉर्मूला लोकसभा इलेक्शन का था
वही विधानसभा इलेक्शन का भी रहे। लेकिन जो जानकारियां वहां के सियासी गलियारों की हलचल से मिल रही हैं, देखिए आप जानते ही हैं कि अमित शाह अपनी पहली डिजिटल रैली में ये साफ कर चुके हैं कि वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर तो कोई अब संशय या डाउट किसी तरह का है नहीं। लेकिन माना यह जा रहा है कि चूंकि नीतीश बाबू लंबे समय से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, तो जेडीयू अब चाहती है कि वो बिहार में बीजेपी को बड़ा भाई न होने दे, जेडीयू खुद बड़े भाई के तौर पर रहें। और जाहिर है कि इस सोच के साथ जेडीयू ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि चर्चा है कि 125 सीटों पर दावेदारी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी इसके लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि उधर एलजेपी भी 42-43 से लेकर 45 सीटों पर अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी जेब, अपनी झोली पसार के बैठ गया है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि अभी नवंबर आने में काफी समय है, तो सीटों के बंटवारे को लेकर जो बातचीत होनी है, जो जारी हो चुकी है औपचारिक तौर से, जो बिहार प्रभारी बीजेपी के हैं भूपेंद्र यादव, वो नीतीश कुमार से कल ही मिले हैं। तो मुझे लगता है कोई ना कोई सम्मानजनक फैसले पर एनडीए पहुंच जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे, बीजेपी भी नहीं चाहेगी और जेडीयू भी नहीं चाहेगी कि एलजेपी किसी भी तरह से आरजेडी की झोली में जाके बैठ जाए। जी बिल्कुल। और जो मुझे लगता है कि आपने सही विश्लेषण किया है कि भाई जितनी जरूरत इस समय सत्ता में आने के लिए जेडीयू को भाजपा की है, भाजपा को जेडीयू की है, और इसी तरीके से एलजेपी को भी अगर सम्मान बचाते हुए अगर वो लड़ती है, तो ये एक अच्छा गठबंधन वहां हो सकता है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी दिलचस्प चीजें देखने में आई कि आरजेडी से कुछ नेता, कुछ पार्षद निकलकर जेडीयू में आए, और ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक समीकरण इस तरीके से तो आया राम गया राम के तो होते रहते थे, लेकिन अभी कल एक बड़ी दिलचस्प खबर आई कि तेजस्वी ने जो अपने भाई की जो धर्मपत्नी है, उनकी चचेरी बहन को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। तो ये जो पारिवारिक थोड़ी तोड़फोड़ सी हुई है, ये इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है। लालू यादव फिलहाल प्रत्यक्ष तौर पर बिहार की राजनीति में हाशिए पर हैं। वो पर्दे के पीछे से कठपुतली चलाना चाहते हैं, लेकिन अब मतदाता, पार्टी के लोग, संतुष्ट जो लोग हैं, वो इतने सयाने हो गए हैं कि वो पर्दे के पीछे की जो डोरियां हैं उन पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। तो जाहिर है कि जो आरजेडी का कुटुंब है, आरजेडी का जो कुनबा है, उसमें ये जो फैसला हुआ तो सूत्र तो यही बताते हैं कि लालू यादव की सहमति से हुआ है, और ये जताने के लिए किया गया है कि जो कुनबे में खासतौर पर चंद्रिका राय की बेटी से तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी, लेकिन हम सब जानते हैं कि शादी चली नहीं, और इसी महीने शायद परिवार अदालत में पटना की ये इस केस की सुनवाई भी होने वाली है। और जैसे ही चचेरी बहन ऐश्वर्या राय की तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल उन्हें कराया, वैसे ही तेज प्रताप यादव बड़े खुन्नस में आ गए और उन्होंने बाकायदा ट्वीट लिख के पब्लिकली अपना मंतव्य, अपनी राय जाहिर की कि वो ऐसे परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहते जिसने उनकी जिंदगी में कोई जहर घोल रखा है। तो कुनबे में तेज प्रताप यादव की शादी को लेकर और उसके कुछ समय बाद जो भी घटनाक्रम हुए उसे लेकर जो माहौल है वो तो है ही, लेकिन अब मुझे लगता है लालू यादव ये संकेत देना चाहते हैं कि वो यादव कुल में, यदुवंश में वही इस समय सबसे बड़े सफिक्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि उन्होंने चंद्रिका राय के जो भाई हैं, बड़े भाई जो है विधान चंद्र राय, उनकी बेटी को जो पेशे से डेंटिस्ट हैं, उनको आरजेडी में शामिल करा दिया है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें शामिल कराया जा रहा था तो उन्होंने बोला भी कि वो लालू यादव की बहुत बड़ी फैन रही हैं, लालू यादव उनके आदर्श रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि तेज प्रताप यादव के तेवर इस तेजस्वी यादव और लालू यादव के इस फैसले के बाद किस तरह से सामने आते हैं। जी,
अच्छा, क्योंकि अब चुनावी अघोषित रूप से चुनावी तैयारी शुरू हो गई है और हमने इस पर थोड़ा डिस्कशन किया है, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं लेना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है बिहार में? आरजेडी के साथ उसको गठबंधन में कुछ फायदा होगा, या देश भर में जो उसकी दुर्गति हो रही है और जिस प्रकार से एक माहौल कांग्रेस के एक परिवार के खिलाफ, कांग्रेस का जिनके हाथ में नेतृत्व है उनके खिलाफ बन रहा है, तो क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव इस बार क्या किस तरीके से कांग्रेस के साथ एक डील करेंगे या समझौता बनाएंगे? क्योंकि कांग्रेस बहुत हद तक डिपेंड करेगी आरजेडी गठबंधन पर। देखिए अतुल जी, बिहार में कांग्रेस की स्थिति आज से नहीं, विगत कई वर्षों से, बहुत वर्षों से बल्कि कहूँ मैं, बहुत कमजोर है। और जाहिर है कि वो गठबंधन में भले ही आरजेडी के साथ महागठबंधन में भले ही आएंगे, लेकिन उनकी बार्गेनिंग पावर, जिस तरह से एनडीए में चिराग पासवान इस समय जो तेवर अपनाए हुए हैं, तो उस तरह की बार्गेनिंग पावर इस बार भी कांग्रेस की बिहार में नहीं होगी। तो वो पूरी तरह लालू यादव के रहमो करम पर, तेजस्वी यादव के रहमो करम पर ही निर्भर कांग्रेस का भविष्य करेगा। और जिस तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को लेकर पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना काल में भी चीन के जो हम एलएसी पर जो गतिरोध बना हुआ है भारत के साथ, उसे लेकर जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता जिस तरह केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, उससे भी मुझे लगता है कि कांग्रेस की छवि को थोड़ा सा धक्का लगेगा। लेकिन नवंबर में अभी समय है, हो सकता है तब तक कुछ परिस्थितियां बदलें, और लेकिन फिर भी कोई उल्लेखनीय फायदा कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि होने बिहार में जा रहा है। चलिए रवि जी, क्योंकि बिहार चुनाव आने वाले हैं और हमने बिहार चुनाव की जो डायरी शुरू की है और जो इस पे चर्चा होंगी और चर्चा धीरे धीरे आगे और विस्तार देंगी और हम और जो गहराई तक इसकी उतरेंगे, लेकिन एक बात मोटी सी ये समझ में आ रही है कि जो आज मैं आपका ही लिखा लेख पढ़ रहा था, कहीं पर आपने लिखा है कि अगर एनडीए का चिराग बुझेगा तो तेजस्वी का तेज बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि एनडीए चिराग पर ध्यान रखेगा कि वो बुझने ना पाए और तेजस्वी लगेंगे अपनी लालटेन को जलाने में। तो मुझे लगता है कि दिलचस्प एक समीकरण आने वाले महीनों में बनने वाले हैं, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि कुछ और चीजें हैं जिस पर हम इसके बाद ध्यान देंगे और टिप्पणियां करेंगे, और जब हम इसको क्षेत्रवार लेकर जाएंगे तो बिहार की राजनीति में कुछ एक नए नाम भी इस तरीके से आने वाले हैं और आ रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं कि जिनका नेतृत्व यूथ के हाथ में है, तो क्या उनका समीकरण पे फर्क पड़ेगा। तो मुझे लगता है बिहार की डायरी देखना आपके साथ दिलचस्प होगा, और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इसको निरंतर देखते रहें। और अगर आपको अपने कभी कोई प्रश्न लगते हैं, आपको लगता है इसमें आपके सुझाव और प्रश्न है, तो हमारा ईमेल आईडी है biharupdate@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं हमारे को अपने प्रश्न, अपने सवाल और अपने समीकरण भी। हम चाहते हैं जनता भी इसके साथ जुड़े। रवि जी, बिहार की डायरी में फिलहाल इतनी ही हम बात करते हैं, और फिर कल एक बार फिर मिलेंगे बिहार की डायरी में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।